प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूं। इदारा शुमारियात की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह तकरीबन 43% को पहुंच रही है और जो चीज़ें अवाम को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हैं वो एनर्जी प्राइसेस हैं। बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा, लोगों की ख़रीद से, बिजली की जो कुव्वत ख़रीद है लोगों की, उससे बाहर हो रहा है और लोगों की इस्तात से बाहर हो रही है। इसके अलावा डॉलर के बारे में ये पेशगोइयाँ की जा रही थी कि जैसे ही IMF से हमें किस्त मिल जाएगी, डॉलर जो है उसमें रुपए की कदर बढ़ना शुरू हो जाएगी, डॉलर नीचे आने लगेगा। लेकिन तमाम अंदाजे गलत साबित हुए और डॉलर भी 230 रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा ग़ज़ाई अजनास की जो कीमतें हैं वो रोज़ाना बढ़ रही हैं और अशियाए खुरोनोश की बाज़ जगहों पर किल्लत भी पैदा हो रही है। उसकी एक वजह सैलाब भी है, उसकी कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ग़ज़ाई किल्लत जो है ये एक बड़ा मसला बन सकती है। तो बहुत सारे हवाले हैं आज के इस प्रोग्राम में जिस पर हम बात आते हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि IMF की एक रिपोर्ट ये कहती है कि आइंदा चंद दिनों में, आइंदा साल में जो GDP है वो 3.5% रहेगा और फिर एनर्जी प्राइसेस आइंदा दिनों में बढ़ेंगी, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन तमाम रिपोर्ट्स और सर्वेस की रोशनी में, अंदाज़ों और तखमीनों की रोशनी में हम किधर जा रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा, हमारे हाथ में जो बिजली के बिल थमा दिए जाते हैं हर महीने, ये सिलसिला आगे जाकर कहाँ जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ ताहिर बशारत चीमा साहब मौजूद हैं, साबिक MD पेप्को, बहुत शुक्रिया ताहिर बशारत चीमा साहब। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं आप भी, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले एनर्जी जो बिल्स हैं उनके हवाले से बात करना चाहता हूँ और ताहिर बशारत चीमा साहब ये ज़रा समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ सवाल रख रहा हूँ ताकि वो लोग जिनके जहनों में बहुत सारे बिजली के बिलों को लेकर सवाल हैं उनके बारे में हमें पता चले कि क्या है, हम कितना पे कर रहे हैं, किस मद में पे कर रहे हैं। मेरे हाथ में 4 बिजली के बिल हैं जो मुख्तलिफ स्लैब्स के हैं। स्क्रीन पर अगर हम दिखा दें तो आपको अंदाजा होगा ये एक बिल जो अगर किसी शख्स का 30 यूनिट का बिल आ रहा है तो उसका 30 यूनिट उसने इस्तेमाल किए हैं तो उसका बिल 3,925 रुपए उसका बिल आया है, जो कि 131 रुपए पर यूनिट कॉस्ट बनती है। और इसमें जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो 697 रुपए है, बाकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और दीगर टैक्सेस शामिल है। इसी तरह से अगर आप एक और स्लैब पे चले जाएं कि जिसमें सर्वशुदा यूनिट जो है, यूनिट कंज्यूम्ड 167 है, अगर किसी ने 167 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो उसका बिजली का बिल 7,390 रुपए आया है और ये 44.25 रुपए पर यूनिट कॉस्ट बनती है। तो इसमें जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो 2,800 रुपए की है, इसी तरह से 2,800 रुपए की है। इसी तरह से एक और स्लैब है 300 को, जब आप क्रॉस करते हैं 470 यूनिट की कंजम्पशन का मेरे पास एक बिल है, ये बिल 21,893 रुपए आया है और ये बिल जो है वो 46 रुपए पर यूनिट कॉस्ट बनती है। अब ये एक आम घर का बिल है जो 5 मरले के मकान में रहता है और वो 470 रुपए इस्तेमाल कर रहा है, यानी एक AC अफोर्ड कर सकता है, वो चंद घंटे के लिए वो AC लगा लेता है, तो वो 22,000 रुपए तकरीबन बिल पे कर रहा है। अब आप सोचिए कि अगर उसकी सैलरी इनकम 50-60 हज़ार रुपए माहाना है और उसमें से वो 22-23 हज़ार रुपए बिल दे रहा है तो क्या होगा। और इसी तरह से एक आखिरी बिल जो मैं आपको दिखा रहा हूं बिजली का, ये 838 यूनिट का इस्तेमाल किए गए हैं इसमें और ये बिल 49,000 रुपए आया है। 838 यूनिट्स को इस्तेमाल करने से 49,000 रुपए, इसमें 25,800 रुपए तकरीबन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो कि बढ़ने के बाद आई है और बाकी फ्यूल एडजस्टमेंट और बाकी जो टैक्सेस हैं वो शामिल हैं, तो ये भी 58 रुपए पर यूनिट कॉस्ट कर रहा है। मैं सबसे पहले ताहिर बशारत चीमा साहब आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफा है, बुनियादी वजूहात इसकी क्या हैं और ये जो मैंने 3-4 मुख्तलिफ स्लैब्स आपके सामने रखी हैं और लोगों के, जाहिर है हर शख्स का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है उसका जो घरेलू बजट डिस्टर्ब हुआ है वो बिजली के बिल की वजह से हुआ है। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर, ये हुआ क्यों है और आइंदा दिनों में क्या इसमें कोई बेहतरी का इम्कान नजर आता है? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो टैरिफ बना हुआ है ये हमने 60 की दिहाई, 70 की दिहाई, 80 की दिहाई में बनाया, जिसमें इसे लोड सप्रेशन मॉडल कहते हैं। यानी कि ये वाहिद टैरिफ था डेवलप्ड वर्ल्ड में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में कि जिसमें यह था कि जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा देंगे
तरगीब थी कि आप कम इस्तेमाल करें। तो इसमें ये स्लैब्स बनाए गए कि जो कम इस्तेमाल करेगा उसे रेट कम लगेगा, जो जितना ही ज़्यादा वो जाएगा उसका रेट जो है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो स्प्रेड है लाइफलाइन वाले कस्टमर से, यानी कि उस ज़माने में 2 रुपए का उसका यूनिट था, तो जो 700 यूनिट से ऊपर जाता था वो 5 गुना उससे ज़्यादा हो जाता था। ये लोड सप्रेशन है। तो जब आपके पास बिजली वाफर हो जाए तो इसे चेंज करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट जो है पावर सेक्टर की वो नॉन प्रोफेशनल्स के हाथ में है, वापडा ख़त्म हुआ, बाद में पेपको ख़त्म कर दिया गया, फिर तकरीबन नॉन प्रोफेशनल बीओडीज रहे कंपनीज के, और इसके बाद मिनिस्ट्री चलाती है। मिनिस्ट्री में जनरलिस्ट बैठे होते हैं, तो वो वही का वही चलता रहा। इसे भी चेंज होना चाहिए। अब आते हैं कीमतों पे। मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज 2009 में जो स्कीम बनी, स्कीम अच्छी थी। वो ये था कि जिस अजम्पशन पे टैरिफ बनाया गया, अगर तेल की कीमतें जो हैं गिरेंगी तो लोगों को पैसे वापस दिए जाएंगे। यही वजह है कि अगर आप पिछले बिल्स देखें 2014, 15, 16, 17, तो उसमें हर महीने 1 रुपए से लेके 4 रुपए तक वापस किए जाते थे। ये भी याद रहे कि कोविड के दिनों में क्योंकि बिजली की खपत कम हुई और बाहर से तेल भी कम मंगवाया गया, एलएनजी भी कम मंगवाई गई, तो उससे भी माइनस एफपीए जो है पड़ता रहा। लेकिन क्योंकि वो नजर नहीं आता तो असर इसी का पड़ता है जो कुछ इस वक्त है। इस वक्त 2 चीजों ने हिट किया जी। एक तो तेल की कीमतें बढ़ गई इंटरनेशनली, उसकी वजह से एलएनजी की कीमत भी बढ़ गई। याद रहे कि हमारी ज्यादातर प्लांट्स जो हैं वो इंपोर्टेड फ्यूल पे चलते हैं। अब जिसने भी वो प्लान किया उससे पूछना तो चाहिए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि इस वक्त जो है इंपोर्टेड फ्यूल पे चल रहा है। एक दूसरी बात यह है कि डॉलर जो है वो आपको खुद पता है कि 102 कुछ अरसा पहले, और इसके बाद 250 तक भी गया, अब 230 प्लस पे जा रहा है, तो उसका भी असर पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि इन हालात में आप करते क्या हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन में जाते हैं। कंजर्वेशन में आप करते क्या हैं कि बिजली बचाते हैं। उसमें क्या था कि मार्केट्स को आप बंद करें टाइम पे, सनसेट पे, वरना चलें 8 बजे बंद कर दें। इसके बाद ट्यूबवेल्स जो हैं, ज़रूरी ट्यूबवेल जो हैं वो इंतहाई खपत का दौरानिया, यानी कि शाम के 6 से 10 में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसे रोका जाए। ऑल्टरनेट स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो बंद की जाएं, वगैरह वगैरह। ये 20 चीज़ें हैं जो हमने करनी थी, ये हमने की नहीं। और वफाकी हुकूमत ने जब कोशिश थोड़ी सी की कि ये की जाए, तो इसके बाद जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आई तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बेहतर है, इसलिए हर चीज़ को खोल दिया जाए। यानी कि पंजाब में ही आप ले लें, उसमें कहा गया कि दुकानें बिल्कुल बंद नहीं होंगी, 24 घंटे बल्कि चलेंगी। उससे क्या होता है कि जो मार्जिनल पावर प्लांट्स हैं, यानी कि जो महंगी बिजली बनाते हैं, उन्हें भी चलाना पड़ता है, और उससे जो फ्यूल की खपत है वो बढ़ जाती है। अब इस महीने के बिलों पे हम आ जाते हैं। इसमें जो जून की खपत है और जो जुलाई की खपत है वो आगे आई, और वो बहुत ज्यादा है, और मैं बैक ब्रेकिंग इसे कहता हूं, कमर तोड़ है ये। अच्छा, अब इस पे मजीद भी बात सुन लीजिए कि अगर प्रोफेशनल्स बैठे होते तो इसे स्मॉदर किया जा सकता था, इसे बाद में रोल ओवर किया जा सकता है कि जिन महीनों में हमारी ईंधन का खर्चा कम आता है कुछ पैसे वहां लेके जाए जा सकते हैं। लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है वो कुछ कर ही नहीं पाते, उन्हें तो समझ ही नहीं है। इसमें भी मजीद आप सुन लीजिए, हैरान कौन बातें हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर पहले और अब पावर डिवीजन अब, ये जो है ये पावर सेक्टर का मैनेजर और ऑपरेटर है। अब वापडा या पेपको तो है नहीं है, इसलिए ये चलाते हैं। इसमें 2 बातें मजीद देख लीजिए कि हम अगर 2002 से लेके 2022 तक हम देखेंगे तो 21वां सेक्रेटरी आजकल लगा हुआ है वहां, 21वां। तो अब आप खुद सोचिए कि टर्नओवर जब इतना ज्यादा होगा, जो भी आएगा सीखने की कोशिश करेगा और सीखने से पहले ही चला जाएगा। इसी तरह आप हैरान होंगे कि एनडीएमए में आप चले जाएं 2005 से लेकर 2022 तक 17 साल बनते हैं, 17 साल में 17 लोग वहां आ गए। इनकम्बेंसी बोर्ड पे नाम ही नाम है। जी बिल्कुल तो सही है। तो ये हाल यही होना है जो हो रहा है, बिल्कुल सही है सर। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में पैदा हो रहा है फ्यूल प्राइसेस के हवाले से, क्योंकि हमने आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट किया उसमें हमने पेट्रोलियम लेवी लगाने का वादा किया 50 रुपए लीटर तक। उस पर मैं आगे जाकर आपसे बात करता हूं कि एक तरफ तो हम पेट्रोल पर टैक्स लगा रहे हैं, उससे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, और फिर वही कीमत जो है
वो हम यहाँ आकर एडजस्ट करते हैं तो बिजली की कीमत भी बढ़ जाती है। तो इस पर मैं अभी बात करता हूँ आपसे, लेकिन डॉक्टर खाकान साहब, सर ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर शख्स के जहन में इस वक्त, और वो ये है कि ये हर तरफ यही बात हो रही थी, जैसे ही IMF की किस्त हमें मिल जाएगी तो हमारा जो डॉलर है वो काबू में आ जाएगा। लेकिन 218 रुपये था जिस दिन हमें किस्त मौसूल हुई, और फिर 229 पर चला गया, 229 और 30 रुपये पर परसों बंद हुआ है, और ओपन मार्केट में शायद इससे भी ज़्यादा है। तो ये क्या हुआ है? डॉलर आने के बावजूद डॉलर की कीमत बढ़ गई, क्या वजह है इसकी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, एक तो ये समझना है कि पिछले 8-10 माह से पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू व्हाट आई कीप सेइंग, एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है। 17 अरब डॉलर के करीब ज़खायर थे हमारे सितंबर 2021 में, और जब IMF का प्रोग्राम अगस्त 29-22 को बोर्ड की अप्रूवल हुई तो ये 7.6 अरब डॉलर पे आ गए। द प्रॉब्लम दैट वी हैव बीन फेसिंग इज कि IMF का 7वां रिव्यू कंप्लीट होना था 4 मार्च 2022 को। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, IMF के अलावा कोई एंकर नहीं था। चूंकि ये प्रोग्राम में डिले हुआ तो आपकी जो सप्लाई ऑफ डॉलर्स थी वो कम होती चली गई, और आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ती चली गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि इंटरनेशनली भी प्राइसेस बढ़ी, लोकली आपने देखा कि आपने जून में रिकॉर्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट की, आपका इंपोर्ट बिल 7.5 अरब डॉलर को क्रॉस कर गया। जब ये सब हालात हुए, और IMF का जो डिले है, इट कॉस्ट यू बिकॉज आपकी बाकी सारी फंडिंग रुक गई। वो क्या है? बायलैटरल पार्टनर्स, मल्टीलैटरल पार्टनर्स, कमर्शियल फंडिंग, और पाकिस्तान की रसाई इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स पे। जब ये सारी सूरत हाल बनी तो आपका जो रुपया है वो जाकर कहीं 240 पे गया। फंड का प्रोग्राम हो गया, बट फंड का प्रोग्राम याद रखिए होने के साथ साथ आपको बड़ी उम्मीद ये थी कि फ्रेंडली कंट्रीज, जो 4 ममालिक हमेशा पाकिस्तान को डिपॉजिट दे देते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। हमारे पास इस वक्त चाइना के डिपॉजिट हैं, UAE के डिपॉजिट हैं, कतर के डिपॉजिट हैं, सऊदी अरेबिया के डिपॉजिट हैं, पर डिपॉजिट ना मिल सके, और आपके रिजर्व सिर्फ उतने ही बढ़े हैं जो 1.17 अरब डॉलर की किस्त आई। सो लिक्विडिटी क्रंच से हम निकल नहीं पा रहे, हम कॉन्जर्वेशन कर कर अपनी एनर्जी की खपत को कम नहीं कर पा रहे। इंपोर्ट आपकी फिर अगस्त में 6 अरब डॉलर पे चली गई, जुलाई में कम हुई बट फिर बढ़ गई। इसके साथ साथ ये हुआ कि जो फ्लड्स का इम्पैक्ट आया है उसकी वजह से आपको कॉटन अब 1.5 से 2 अरब डॉलर जायद मंगवानी पड़ेगी। सो ऑब्वियसली मार्केट प्लेयर्स, मार्केट पंटर्स ये समझते हैं बात कि ये तो आने वाले दिनों का मंजरनामा है ना सर। ये तो अभी हमें शायद गंदम भी मंगाना पड़ेगी, इंपोर्ट बिल और बढ़ेगा। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। लेकिन ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स इसमें 2021 में क्या थे और 2022 में क्या थे, यही सवाल जो मैंने आपके सामने रखा है, यही सवाल मैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब के सामने ले जाता हूं और एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं आपको। डॉक्टर साहब, ये स्टेट बैंक का मेरे हाथ में है, और इसके मुताबिक अगस्त 2021 में पाकिस्तान के रिजर्व्स थे वो 2700 अरब डॉलर हमारे रिजर्व्स थे, और 27 अरब डॉलर हमारे रिजर्व थे। और फिर ये अगर हम 26 अगस्त 2022 की बात करें, ठीक एक साल के बाद, तो ये 13 अरब डॉलर रह जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बायस हुआ है, ये पाकिस्तान ने कुछ इंपोर्ट बिल पे किए हैं उसकी वजह से हुआ है, या उसमें कुछ और फैक्टर्स भी शामिल हैं? तो ये डॉक्यूमेंट इस स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं, आपके ख्याल में ये क्या वजह हुई है ये हमारे रिजर्व्स गिरने की? जी असद साहब, आई थिंक चीमा साहब बड़े पाए के प्रोफेशनल हैं अपने एरिया के, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, सारी वैलिड हैं। डॉक्टर नजीब साहब ने जो बातें रिजर्व्स के हवाले से की और जो डिले IMF का प्रोग्राम के हवाले से की, बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, 2 मार्केट हैं। जब हम डॉलर की बात करते हैं तो एसेंशियली एक ओपन मार्केट है जिसमें शायद आप और मैं, कोई $400 कैश करवाना चाहता है, कोई डॉलर खरीदना चाहता है, वहाँ पे मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन वो रोज़ाना के ट्रेड होते हैं और वो फिजिकल डॉलर्स। दूसरी जो बहुत बड़ी मार्केट है वो इंटरबैंक मार्केट, वहाँ पे कोई 300-350 मिलियन डॉलर रोज़ाना की मार्केट है। अपने डॉलर जो है वो खरीदने जाते हैं, एक्सपोर्टर जो है वो अपने डॉलर जो है
उस मार्केट में बेचते हैं। अब ये दोनों मार्केट्स में जो लिक्विडिटी क्रंच का जिक्र हो रहा है, यानी कि एक बड़ा ही संगीन, एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का फुकदान नजर आता है डॉलर्स का। ना तो ओपन मार्केट में फिजिकल डॉलर्स मिल रहे हैं और ना ही इन दोनों मार्केट्स के जो डायनामिक्स हैं, जो तरीकाकार है, वो बड़े फर्क है। ओपन मार्केट में मुझे हो रहा है कि जो मार्केट और इंटरबैंक मार्केट का जो डिफरेंस है वो तारीखी तौर पे 2-3 रुपए रहा करता है। पिछले कुछ हफ्तों से नजर आ रहा है कि वो 12, 13, 14 रुपए तक चला जाता है और ये इस चीज की निशानी है मेरे नजदीक के फिजिकल डॉलर जो है ओपन मार्केट में वो स्मगल हो रहे हैं मुल्क से बाहर। या तो अफगानिस्तान जा रहे हैं, अफगानिस्तान का ट्रांजिट ट्रेड का कुछ हिस्सा है, फिर हम देख रहे हैं कि ईरानी प्याज भी पाकिस्तान में आ रहा है। ये हो सकता है कि ये डॉलर्स ईरान में जा रहे हैं जी। तो है डॉलर्स का दोनों मार्केट्स में। ओपन मार्केट है उसमें तो क्लियर कट मुझे लगता है कि स्मगलिंग है, बहुत सारी है। फिर एक शर्त यूएई ने लगा दी थी 5000 दिरहम की। अब मैं देख रहा था कि तकरीबन 21 फ्लाइटें जा रही हैं पाकिस्तान से यूएई रोजाना की बुनियाद पे। उसमें अगर 200-250 पैसेंजर जा रहे हैं तो आप उसको 5000 दिरहम से ज़रब दे लीजिए, तो आप सोचिए कि कितने लाख दिरहम जो हैं वो डॉक्टर साहब ये डॉलर की फ्लाइट को रोका क्यों नहीं जा पा रहा? ये हमारी मजबूरी है कि डॉलर बाहर जाए या फिर ये हुकूमत पाकिस्तान की कमजोरी है कि डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है? ये क्यों इस रोकी नहीं जा पा रही? देखिए, ये डॉलर का स्मगल होना, ये तो मेरा ख्याल है कि इंटेंसिटी बढ़ गई है, इसकी तादाद, इसकी अमाउंट जो है वो बढ़ गई है। ये हमेशा से होता था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में, अब शायद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में भी हो रहा होगा। ओपन मार्केट जो है वो अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंटरबैंक मार्केट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है और वो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर उसका सारा जो है वो इम्पैक्ट आता है। वहां पे मसला बुनियादी है, वो हम कहते हैं कि करेंसी इज लाइक अ कमोडिटी, यानी कि करेंसी को भी आप एक अनाज का आइटम समझिए जो सप्लाई और डिमांड के ऊपर चलता है। अगर आपके शहर में गंदम की डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी और उसकी सप्लाई नहीं होगी तो जाहिर बात है कि उसकी कीमत जो है वो चढ़ जाएगी। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई 70-80 बिलियन पे चले जाते हैं, एक्सपोर्ट हमारी 30-31 बिलियन के ऊपर जाती नहीं, तो वो जो डिफरेंस है उसका वो बड़ा प्रेशर डालता है रुपए के ऊपर। और फिर क्या, जैसे रिजर्व्स का भी जिक्र किया गया, 1 बिलियन वसूल होने के बाद भी अभी जो स्टेट बैंक के अपने ज़खायर है, अगर इसमें आप कमर्शियल बैंक के ज़खायर जमा ना करें तो वो कोई 8 बिलियन डॉलर बनते हैं, जिसका मतलब यह है कि कोई 6 हफ्ते से ज्यादा की इंपोर्ट के पैसे स्टेट बैंक के पास नहीं पड़े। तो एक तो ये इंपोर्टर्स की तरफ से प्रेशर है जो इंटरबैंक मार्केट है, दूसरा स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स बहुत कम है, और तीसरा अभी दोबारा से पिछले कोई हफ्ते भर से मैं देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉन्ड्स आर्मी मंडी में ट्रेड हो उनके ऊपर रिटर्न बढ़ता जा रहा है। और उसका मतलब है कि जो आलमी बरादरी है, सरमायाकार बरादरी जो है, वो कोई कंफर्टेबल नहीं है पाकिस्तान की रिजर्व पोजीशन से, वो कोई कंफर्टेबल नहीं है कि IMF का पैकेज का हिस्सा पाकिस्तान बन गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हालात सही सिमत में नहीं जा रहे। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर अब एक मसला और है, हम अब वर्ल्ड भी चाहते हैं कि हमें लोन मिल जाए 1 बिलियन डॉलर का, लेकिन उसकी भी खदशा यह है कि शराइत बहुत बढ़ने वाली हैं, ये सख्त शराइत पर वो मिलेगा, उसके नतीजे में भी शायद इन्फ्लेशन बढ़ेगी। क्या होगा? एक मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा कुछ ये बिजली के बिलों में जो फ्यूल एडजस्टमेंट है इसके हवाले से भी मजीद बात करते हैं, और दूसरा पाकिस्तान की मईशत को जो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं, और जो IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट है जिसमें हमने ये उनके साथ एग्री किया है कि हम 50 रुपये फी लीटर तक लेवी बढ़ाएंगे। अब आज की खबर यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस और कम हुई हैं फ्यूल की, लेकिन हमारे यहाँ अभी आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी, तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा एक आम आदमी के ऊपर? ब्रेक के बाद से बात करते हैं।
खुशामदीद कहते हैं। मैं अभी एक IMF के हवाले से बात कर रहा था। उसका जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान का, जो नई किस्त जारी हुई है, इसमें जो मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से लेटर लिखा गया था, जिस चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है, ये लेटर जरा मैं आपको दिखाता हूं। इसमें अगर आप देखिए इसके पेज 2 पर, तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान ने ये कमिटमेंट की है IMF के साथ कि पाकिस्तान पर लीटर 50 रुपीज़ तक जो लेवी है वो लगाएगा। यानी जैसे जैसे पेट्रोलियम मसनूआत आलमी मंडी में इसकी कीमतें कम हो रही होंगी, तो वैसे वैसे पाकिस्तान यहां पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाता चला जाएगा और 50 रुपए लीटर तक बढ़ाएगा। इसलिए जब हमें खबरें मौसूल होती हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, तो इसमें हमारे लिए कोई खुशी की खबर नहीं होती, क्योंकि हम पर यह लेवी इंपोज होगी जो 50 रुपए लीटर तक जाएगी। अब जब ये पेट्रोल महंगा होगा और तो ये बिजली के बिलों में भी आकर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब जो मैंने आपको भी बिल दिखाए हैं बिजली के, जिसमें अगर फर्ज कीजिए कि एक बिल 49,000 रुपये आ रहा है, तो उसमें 25,000 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं। यही सवाल मैं रखता हूं ताहिर बशार चीमा साहब के सामने। चीमा साहब, मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो हमने ये कमिटमेंट किया IMF से कि हम 50 रुपये पर लीटर तक लेवी लगाएंगे, यानी फ्यूल की कॉस्ट जो है वो तो बढ़ रही है आवाम के पास जब फ्यूल आता है। क्या ये बढ़ने वाली कॉस्ट रिफ्लेक्ट करेगी बिजली के बिलों में भी जाकर, कि यहां एक तरफ हम यहां पर टैक्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली के बिल में जाकर टैक्स देंगे? मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये जो PDL है, ये बिजली के बिलों पे जो फ्यूल है उस पे नहीं है। ये वो फ्यूल है कि जो हमारे पेट्रोल पंप्स पे बिकता है और लोग सारिफ जो है उसे इस्तेमाल करते हैं, उन्हें देना पड़ता है। हमारा जो टैरिफ है, जो लेटेस्ट टैरिफ है, जो 25 जुलाई 2022 से लागू है, उसमें अजम्पशंस 3 है। पहली तो बात यह है कि डॉलर रुपी पैरिटी को समझा गया है कि 196 रुपए होगा। तो जाहिर है इस वक्त 196 तो नहीं है। आप खुद अभी आपने फरमाया और मैंने भी देखा कि 2030 से तकरीबन ऊपर ही है, तो इसका फर्क जो है उसका असर जरूर आएगा। दूसरा उसमें यह है कि अब इसे बेंचमार्क पहले ब्रेंट के साथ करते थे, अब थोड़ा सा ब्रेंट से हट के उन्होंने LNG की जो प्राइस है उस पे कर दिया। वो 32 रुपए तकरीबन 3200 जो है MMBTU पे उन्होंने किया है। तो इनमें जब भी फर्क आएगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन PDL से इंशाअल्लाह बिलों पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो चीजें जो हैं, जो LNG, हम क्या कह सकते हैं कि इस वक्त हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है घरेलू सारिफ पर, 300 और 500 के दरमियान यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफ पर बिजली की पर यूनिट कीमत क्या कॉस्ट आ रही है? क्योंकि हम यहां पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो 44 रुपए भी है, वो 55 रुपए भी है, डिफरेंट स्लैब्स पर डिफरेंट ऑब्वियसली, लेकिन सरकारी तौर पर जो हमसे कमिट किया जा रहा है ये उससे मुख्तलिफ मालूम होती है। जी, मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि एक इसे कहते हैं पावर परचेज प्राइस, जो है जिस प्राइस पे जो डिस्कोज हैं बशमूल के इलेक्ट्रिक उसको बिजली मिलती है, वो पावर प्राइस जो है वो ज्यादा नहीं है, वो 17.25 रुपए है। और इसके बाद जो है इस पे कुछ और चीजें आती हैं। मकसद मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हुकूमत ने फैसला किया, ये सोशो इकोनॉमिक रीजन उसे कह लीजिए या सोशो पॉलिटिकल कह लें, उसमें ये फैसला हुआ कि यूनिफॉर्म टैरिफ होगा पूरे मुल्क में। नतीजतन ये है कि हमारी 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनका टैरिफ कम आता है, यानी कि नेपरा उन्हें कैलकुलेट कम करता है, कॉस्ट ऑफ सर्विस है ही वहां कम, और बकिया जो 5 हैं उनमें बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा वाले को कम करके दरमियान में लाया गया है, और ये जो आधी कंपनियां हैं इन पे उसका वजन डाला जाता है। इसे आप कह लीजिए कि ये जो है जो यूनिफॉर्म टैरिफ के लिए किया जाता है। तो उसे सामने अगर रखा जाए तो हमारी जो प्राइस है वो 17.25 रुपए है अक्रॉस द बोर्ड। इसके बाद उसके ऊपर टैरिफ रैशनलाइजेशन चार्ज है, फाइनेंशियल चार्ज है, जो पहले बिल्स पे नहीं किए हुए वो पावर होल्डिंग कंपनी में पड़े हैं, बैंकों से लोन लिए हुए, उस पर फाइनेंशियल चार्ज फिर डाल दिया जाता है। फिर क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स हैं जो कंपनियां मांगती हैं कि डॉलर की वजह से ये हो गया वो हो गया, उसको उसके पैसे फिर डल जाते हैं। और खाली ये नहीं है, इसके बाद इस पे GST है। अब GST जो है वो बहुत, यानी कि आप समझ लीजिए कि जो बिजली की कंपनी हैं दरअसल वो टैक्स कलेक्टर्स हैं FBR की तरफ से, तो वो टैक्स कलेक्ट करती हैं। और यही वजह है कि घरेलू सारिफ से जब निकलते हैं तो फिर इसके बाद जो है इनकम टैक्स लिया जाता है, एडवांस इनकम टैक्स लिया जाता है, इसके बाद एडिशनल GST ली जाती है। तो टैक्सेस जो हैं वो बहुत
इन रेट्स को बढ़ा देते हैं। अब आ जाते हैं हम फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज की तरफ। फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज जो है, अगर पिछले 3 साल का हम एवरेज लें तो वो ₹2.25 कुल बनते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब डॉलर रुपी पैरिटी अपसेट हुई और इसके बाद तेल की भी कीमतें बढ़ी, तो ख़ास तौर पे जो मई, जून और जुलाई और अभी अगस्त का आना है, इसमें जो है ये जून के जो पैसे थे वो ₹9.90 फी यूनिट जो है जून की कंजम्पशन पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, उस पे ₹2.30 जीएसटी है, तो ₹12.10 फी यूनिट, वो भी जून के खाते पे जब सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है, वो जो है अब पड़े हैं। अब जब पड़े हैं तो वो तो वज़न ही उसका बहुत ज़्यादा है। और अब इससे पहले भी दोनों डॉक्टर साहबान ने जिक्र किया, कंजर्वेशन तो की नहीं, इसके बाद जो आपकी अगस्त की खपत है वो बहुत बड़ी है और उसमें फिर जिसे कहते हैं कि इम्पोर्टेड फ्यूल रहा, तो अब एफपीए फिर बढ़ेगी। तो मकसद ये है कि इसे बैठ के दुरुस्त करना पड़ेगा। दुरुस्त करने का मतलब ये है कि इसका वजन किस तरीके से जो है स्प्रेड आउट किया जा सकता है। ये तो कम से कम ये है कि इसे स्प्रेड आउट किया जाए, ना कि लोगों पे यकदम जिसे कहते हैं डाला जाए। अदरवाइज तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कंजर्वेशन दबा के वो मार्जिनल प्लांट्स जो हैं वो चलें, लेकिन अल्टीमेटली ये अवाम से वसूल हुकूमत ने करना ही है। यानी अगर फर्ज कीजिए एक शख्स के हिस्से में 25,000 रुपए आ रहे हैं, उसने 400 यूनिट इस्तेमाल कर लिए हैं, तो वो आज करे या कल करे, आप कह रहे हैं कि ये उसको देने ही, अदा करने ही हैं अब ये नए टैरिफ और नए पॉलिसी के मुताबिक। जी खान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जो इस वक्त कम से कम जो है, यानी कि कम से कम जो हुकूमत कर सकती है वो ये है कि इसे स्टैगर किया जाए और उन महीनों में जिन महीनों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का वजन कम है उसमें डाला जाए, ना कि अभी यकमुश्त डाला जाए। अब आप ज़हन में ये रखिएगा कि एक तरफ सैलाब और बारिशें, लेकिन उसकी वजह से एक और काम हुआ है कि जो सितंबर के टेम्परेचर्स हैं वो पिछले साल और उससे पिछले साल से बहुत कम है। नतीजतन बहुत सारे इलाके पाकिस्तान में हैं जिसमें एयर कंडीशनिंग का लोड रिड्यूस हो गया है। इसलिए असूलन इसमें अगर कंजर्वेशन भी साथ की जाए तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का वजन जो है वो बहुत कम होगा। याद रहे कि जो बिल्कुल सही है सर, लेकिन अभी हम सैलाब एक मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं। अभी हम सैलाब, बिल्कुल सही है, हम अभी सैलाब ज़्यादा इलाकों में गए हुए थे तो वहाँ पर हमने देखा कि जिन लोगों के घर 1 महीने से सैलाब में डूबे हुए हैं उनके भी 20-20 हज़ार रुपए के बिल वो हाथों में लेकर खड़े थे और एहतजाज कर रहे थे। ये मसाइल अपनी जगह पर हैं। मैं एक चीज़, मुझे डॉक्टर खाकान साहब ये बताइएगा कि ये मेरे हाथ में स्टोरी है, ट्रिब्यून की आज छपी है, शहबाज राना साहब की ये स्टोरी है। इसमें बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया है चीज़ों को, ख़ासतौर पर जो वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान चाहता है 2 प्रोग्राम्स के लिए मज़ीद $1 बिलियन का कर्ज लेना। इसमें भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को खदशा यह है कि ये सख्त शराइत पर, वर्ल्ड बैंक भी सख्त शराइत पर यह कर्ज आयद करेगा और उसमें ये शराइत आयद हो सकती हैं कि हम सब्सिडीज़ मुख्तलिफ मदाद में जो दी गई हैं उसको विड्रॉ करें। आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में कि आप वर्ल्ड बैंक से अगर हमें पैसे मिलते हैं, क्योंकि हम जब IMF से कर्ज की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी उससे एक फ़ायदा ये होता है कि फिर बाकी इदारे भी लोन देते हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक से भी हमें सख्त शराइत पर लोन मिलेगा और उसके नतीजे में सब्सिडीज विड्रॉ होंगी, यानी उसका भी जो आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा? असद साहब, आपकी इजाजत से सिर्फ एक कमेंट एनर्जी सेक्टर पे करूंगा। आज मैंने एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है पाकिस्तान के 3 कलीदी मसाइल पे, और वो द न्यूज़ ऑफ पार में, और मैंने ये लिखा है कि अगर आप पाकिस्तान में एनर्जी इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर करेंगे तो इतनी ज़्यादा इस वक्त ब्लीडिंग है, इतनी ज़्यादा टैरिफ पे काम करने की ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा आपको डिस्कोस की जो एफिशिएंसीज़ हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में देकर ठीक करने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा आपको जो जेनकोज हैं उनको कम से कम चलाना बिकॉज उनकी कॉस्ट ज़्यादा है उसको करने की ज़रूरत है, आपको एक प्राइवेटाइजेशन मॉडल पे जाने की ज़रूरत है, आपको अपने रेगुलेटर की स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है, आपको ये ज़रूरत है कि आप ये तय कर लें कि इसकी जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो कैसे होगी और एनर्जी की मार्केट कैसे पाकिस्तान में क्रिएट होगी ताकि कंपटीशन ड्राइव करे प्राइसेस को नीचे। आपको ये ज़रूरत है कि आप थर्ड कोल को इस्तेमाल करें, आपको ये ज़रूरत है कि आप रिन्यूएबल्स पे जाएं,
ये काम करने की सकत इस वक्त कहीं पे भी मौजूद नहीं है। अगर हम ये इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर करेंगे तो 500 से 800 अरब का सर्कुलर डेट रन करके आप पाकिस्तान का फिस्कल जो है उसको ख़राब करते चले जाएंगे, यानी कि जो मालियाती खसारा है। और फिर अब मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ कि क्या आपको इसको पूरा करने की ज़रूरत है, तो आप अपनी लोन्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या आपके बाकी अदारे हैं। अब ये भी तय कर लीजिए कि वर्ल्ड बैंक या IMF पाकिस्तान में बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, इनका तयन नहीं करता। ऑल दे से टू यू इज कि यस आप सब्सिडी नहीं दे सकते बिकॉज आपका मालियाती खसारा पिछले साल 25 अरब डॉलर का था। लेट मी रिपीट दैट फिगर सो दैट कौम जो है इसको समझ सके। आप 25 अरब डॉलर का मालियाती खसारा रन कर रहे थे मालियाती साल 22 में, तो आपको यही कहा जाता है कि आप इसको कम कीजिए। वो एक एडजस्टमेंट होती है। These programs are all about एडजस्टमेंट। असद साहब, एडजस्टमेंट का मतलब है कि सब्सिडीज कम कीजिए, रेवेन्यू बढ़ाइए, एक्सपेंडिचर्स बाकी भी कम कीजिए। चूँकि छोटा टाइम होता है तो सबसे ज़्यादा जो है वो सब्सिडीज़ को कम किया जाता है। और जब आप सब्सिडीज़ को कम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इनकम सपोर्ट की तरफ टारगेट करें इन सब्सिडीज़ को, पर वो करने के लिए भी हमें एक डेटा बैंक और हमने बनाया है। ये है ओवरऑल सूरत हाल। जब तक आप मुल्क के ये कलीदी फैसले नहीं करते तो प्राइसेस ना, आपकी 27% इस वक्त इन्फ्लेशन है, आपकी 42% इन्फ्लेशन है फूड। ये सिर्फ तभी ठीक हो सकती हैं कि जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। एडमिनिस्ट्रेड कीमतों का बहुत बड़ा अंसर है इन्फ्लेशन में, इनका अंसर है फिस्कल खसारे को रन करने में। अगर ये अंसर कम हो जाएगा तो लोन्स की ज़रूरत कम हो जाए। एक चीज़ आखिर में, लोन्स आर अ मैटर ऑफ निगोशिएशन। इसके लिए भी जितना प्रोफेशनली आप पाकिस्तान की पोजीशन सामने रखेंगे उतना ही अच्छा निगोशिएट करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर फ़ारूक खलील साहब, ये मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है IMF की कंट्री रिपोर्ट सितंबर 2022 की। इसमें एक तो जाहिर है पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सियासी हालात हैं उस पर बड़ा एक क्या कहना चाहिए खदशात का इजहार किया गया या रिजर्वेशन शो की गई। कहा गया कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो पाकिस्तान में इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एट द मोमेंट। और फिर कहा गया कि जी पाकिस्तान की जो इस वक्त गवर्निंग कोलिशन है वो एक बड़ी स्लिम मेजोरिटी को एंजॉय कर रही है। और इन तमाम चीज़ों, जो फ्लड और बाकी चीज़ों को देखते हुए जो खदशा इजहार किया गया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि GDP जो है वो इस साल पाकिस्तान की 3.5% रहेगी, जो कि हम पिछले साल 6 को टच करके आए थे। एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगी, मजीद बढ़ेंगी। अभी हम आज की जो प्राइसेस हैं उसका रोना रो रहे हैं बैठ के यहाँ पे। एनर्जी प्राइसेस और बढ़ेंगी, कुव्वत खरीद अवाम की कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगी जो आज पे जो 42.7% है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। ये IMF की पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट हमारे सामने पड़ी हुई है, खदशात का इजहार इसमें किया गया है। आप क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है सर? जिस रिपोर्ट का असद आपने जिक्र किया, उस रिपोर्ट में मैं गिन रहा था कमिटमेंट्स जो है, जो ये लफ्ज है वो कोई 44 दफा इस्तेमाल किया गया है और बार बार बताया गया है कि कमिटमेंट्स की जा रही थी, फिर वो रिवर्सल हो जाता था, वादे किए जाते थे और फिर वो वादे निभाए नहीं जाते थे। IMF की किस्त वसूल कर ली जाती थी और वो ज्यादातर जो PTI की हुकूमत थी उसके दौरान कहा गया कि वादे किए जाते थे, किस्त वसूल कर ली जाती थी और फिर उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया जाता था। देखिए, IMF हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। ये हमारी अपनी पॉलिसीज का फुकदान है, पॉलिसीज की गलतियां हैं जिनका जिक्र अभी डॉक्टर साहब ने भी किया और चीमा साहब भी कर रहे हैं। देखिए, बिजली का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो बुनियादी बात है, एक तो हमें पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने बताया कि 123% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज है, यानी कि पिछले साल और इस साल की बिजली की कीमत में 123% इजाफा हुआ एक ही साल के अंदर। अच्छा, मामला बड़ा सिंपल ये है कि 20 से 25% बिजली चोरी हो जाती है, जो वसूली हो रही है वो 90% से ऊपर नहीं जाती। अब मुझे बताइए कि 10% वसूली की कमी आ जाती है, 20 से 25% जो है वो बिजली चोरी हो जाती है। अब अगर कोई भी कारोबार चला रहा हो, कोई भी दुकान चला रहा हो, कोई भी कारें बनाने वाला यूनिट चला रहा हो, 10 कारें बनाकर 3 चोरी हो जाए तो वो कारोबार को बंद हो जाए, वो कारोबार नहीं चल सकता। तो बुनियादी इस्लाहात जो हैं, चाहे वो बिजली के शोबे में हो,
चाहे वो गैस के शोबे में हो, चाहे वो टैक्स के शोबे में हो, चाहे वो जो मालियाती खसारा का, बजटरी खसारे का जिक्र हो रहा है उस शोबे में, हम बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लोन लेते चले जाते हैं बीमारी की अलामात को दबाने के लिए। बीमारी का इलाज कोई नहीं कर रहा। बीमारी का इलाज जो है वो इस्लाहाती एजेंडे के अंदर है, यानी कि बिजली के शोबे के अंदर आप इस्लाहात लेके आए। कुछ इस्लाहात का तो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि आपने एक प्राइवेट मार्केट क्रिएट करनी है, आपने एक कंपटीशन क्रिएट करना है। यहाँ पे ये हाल है कि पूरा पाकिस्तान जो बिजली बनाता है वो सारी की सारी हुकूमत पाकिस्तान खरीदती है, और उसमें से 20-25% जो है वो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, 90% से ज़्यादा वसूली नहीं हो पाती। तो फोकस होना चाहिए इस्लाहाती एजेंडे के ऊपर। यहाँ पे सारा का सारा फोकस ये है कि लोन लेते चले जाएं और बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश करते चले जाएं। ठीक, बिल्कुल सही है। राइट सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं जी। ब्रेक के बाद एक और कुछ चीजें और भी बड़ी अलार्मिंग है। अब जाहिर है पाकिस्तान को ग़ज़ाई अजनास की किल्लत का सामना है। हमें शायद आने वाले दिनों में कॉटन भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, शायद हमें गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जब हम चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में डॉलर की मजीद कमी वाक़ई हो जाएगी जब आप अपना इंपोर्ट बिल पे करेंगे। तो जब डॉलर मजीद बढ़ेगा आने वाले दिनों में तो फिर इकोनॉमी का उसके और आम आदमी के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट आएगा, एक तो ये हम जानते हैं। दूसरा, जो पाकिस्तान के सारे अहदाफ थे शायद फ्लड के बाद उसको रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का जो हदफ था टैक्स कलेक्शन का 750 अरब रुपए का, शायद हम वो भी कलेक्ट ना कर पाएं। और इसके अलावा जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें भी हमें जीरो ग्रोथ या माइनस में ग्रोथ नजर आए, क्योंकि हमारा पूरा जो ज़राई रकबा है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तो क्या सूरत हाल रहने का खदशा और इम्कान है? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर खाकान साहब, सर ये बताइए कि हमें क्या इस वक्त पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या हमें अपने टारगेट्स को रिवाइज करना पड़ेगा? जैसे अभी हमने बात की है हमारा जीडीपी जो है वो शायद 3.5% रहेगी, या फिर हमारा जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है वो भी हम हासिल नहीं कर पा रहे। कितना क्या इसको हमें रिवाइज करना पड़ेगा? मैं इस पर अगर आप इजाज़त दें तो अरशद अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। ज़रा उनसे मैं उनके सामने जो हमारा इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली के बिलों का मसला है। अरशद भाई साहब, मुझे एक तो ये बताइए सर कि सादा ज़बान में आवाम की तसल्ली के लिए या उनकी सबके समझने के लिए आप क्या कहेंगे कि एक शख्स का 2 महीने पहले जो 700 यूनिट इस्तेमाल करता था और उसका बिल 22,000 रुपये आता था, आज वो अगर 700 यूनिट इस्तेमाल करता तो उसका बिल 45,000 रुपये आ रहा है। 2 महीने में क्या बदला है? कैसे आप समझाएंगे लोगों को? देखिए, बात उसमें ये है कि बड़े अरसे से हर बंदा बात कर रहा था। बात अक्सर होती है जब भी जैसे आप जैसे लोग बुलाते तो हम कहते हैं जी पाकिस्तान की एनर्जी मिक्स ठीक नहीं है, एनर्जी मिक्स ठीक नहीं है। अभी ये जो गवर्नमेंट है, जब इनको मौका मिला पिछले 5 साल तुमने गवर्नमेंट की, तो बताइए इन्होंने आपके पावर प्लांट कौन से ऐड किए हैं? इन्होंने पावर प्लांट ऐड किए हैं कोयले के, एलएनजी के और फर्नेस ऑयल के। अब देखें कहाँ कोयला 40 टन का $40 का 1 टन होता था जी, $300 का 1 टन हो गया। एलएनजी हमारे जो बड़े साहब आए थे जो चैंपियन थे, देखिए कहाँ $5, $4, 3 की, अब $40 पर टन है। तो एक बात है, जब पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, पूरी दुनिया बात कर रही है, सेक्रेटरी जनरल भी कह रहा होगा यार ये कितने नालायक लोग हैं, पानी इनका $1 बिलियन का बह के जा रहा है, हाइड्रो पावर ये बना नहीं रहे और ये बना रहे हैं एलएनजी से, कोयले से और तेल से, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में तब्दीली होती रहती है। कब यूक्रेन की और कब रशिया की जंग बंद होगी ये किसी को कोई पता नहीं है। हम इसलिए पिसते रहेंगे। हर साल आपके पास एक जम्मी सा इदारा है जिसका नाम निपरा है, वो कहेंगे जी 6 रुपए कीमत आपकी पड़ गई, इसलिए कि पिछले महीने जो आपने क्या बिजली इस्तेमाल की है वो एलएनजी इतने की थी। हमें यार, मैं तो आपका सवाल भी बड़ा वाजिब बहुत जबरदस्त है, लोग भी सुन रहे हैं। काश यहाँ पे कोई ऐसा हुक्मरान आए, कोई ऐसा आए कि ये डैम बनाए, एक तो हम इस सैलाब से बचें। जब बिजली पानी से बनती है या सोलर से बनती है या विंड से,
आप बताएं, उसमें तो फ्यूल लगता है, कोई ईंधन लगता है? कोई ईंधन नहीं लगता है। इसी खित्ते में भूटान है, 99% बिजली उसके हाइड्रो पावर बनती है। जब पाकिस्तान में यकीन करें डैम की बात करते हैं, सही। तो आपके सियासतदान जो DHA कराची में रहे होते हैं या लाहौर में या लंदन में, वो कहते हैं ये डैम नहीं बनेगा। हाँ मैं 2010 के फ्लड में मैं गया हूँ जी उदीन छठा, वो लोग उनसे पूछे जिनकी चारपाइयां अभी बाहर पड़ी हुई है खुले आसमान तले, जी वो कहते हैं भाई इस पानी को रोके, जी। इस पानी को वो तरीका हो। आप खुद सोचे, आपने सवाल तो मुझे पूछा ईंधन का या उसका, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अब भी सबसे बड़ी पूरी दुनिया में जो हमारे साथ की जो कुलगी कहते हैं यार कैसे लोग हो, ठीक। आज के लोग हुक्मरान किस तरह के हैं, क्या कभी कालाबार डैम बन सकता है? हाँ मैं तो अपॉर्चुनिटी लेके आज आपने जो मुझे पूछा, ये जो है ना, ये इससे निजात अगर हमने दिलानी है, और ये जो रो रहा लेकिन होता मसला है, उसमें अशरफ भाई साहब यही है ना कि जब भी हमारे सलाब आते हैं तो हम डैमों की जरूरत पर बात करते हैं और उसके बाद ऐसे भूल जाते हैं जैसे ये हमारा मौजू नहीं है, क्योंकि उस पर सियासी तौर पर शायद इतनी लड़ाइयां हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई साहब आपका। मुझे ये बताइए डॉक्टर नजीब साहब, सर क्या आने वाले दिनों में हमें एक बजट गुजर गया, सारे अहदाफ को नए सिरे से रिवाइज करना पड़ेगा? सो देखें, जो एनुअल ग्रोथ का टारगेट सेट किया था प्लानिंग कमीशन ने, जो अदारा है जो ये काम करता है, उन्होंने 5% का टारगेट सेट किया। IMF से जब निगोशिएशन हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 3.5% के करीब है। ये फ़र्क हमेशा रहता है, पर चलें, दिस वाज जब अभी फ्लड्स नहीं आए थे, बिफोर द फ्लड्स। अब आप देखिए कि एग्रीकल्चर जो है वो इस वक्त जो नए अहदाफ सामने आ रहे हैं, अगर आप ये देखिए, मैं अभी फिगर्स ही देख रहा था, 7.5 लाख के करीब तो लाइफ स्टॉक का डैमेज है। कॉटन क्रॉप जो है वो सिंध में तकरीबन कम्प्लीटली डैमेज्ड है। इसका मतलब है कि 20% ऑफ द कंट्रीज कॉटन क्रॉप इज डैमेज्ड। राइस जो है उसका एक बहुत बड़ा डैमेज है सिंध में। आपको वीट की सोइंग का अगर डिले होता है तो आप ये देखेंगे कि वीट भी आपको इंपोर्ट और कम पैदा होगी। अगर मैं इसको ओवरऑल देखूं तो हमारी जो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर की, वो थी 3.9% इस साल की, जो हम लेकर चले थे। अब लग जो रहा है कि ये 1% भी नहीं होगी। सो 0 और 1 के इंडस्ट्रियल ग्रोथ का टारगेट हम 6% के करीब लेकर चले। कुछ लोगों का ख्याल है कि 0, या कुछ लोगों का ख्याल है माइनस में भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है, और क्योंकि अभी तक तखमीना एग्रीकल्चर की डैमेज का पूरा हमारे सामने नहीं आया, जब आएगा तो हम इस पे बेहतर कमेंट करेंगे। सामने नहीं है, ठीक। इंडस्ट्री जो है जब 6% ग्रो करती थी तो आपने ये अहदाफ आप लेकर चले। अब एक्सपोर्ट्स भी रुक गई हैं, स्लो हो गई हैं। इस वक्त मैं सुन रहा हूँ कि हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी भी कुछ मुश्किलात आ रही हैं, तो इसकी जो ग्रोथ है वो भी 2% से कम दिखाई दे रही है। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ भी 5% से गिर के 3.5% के करीब आ रही है। अगर इसका ओवरऑल हुजम देखें तो 5% लेकर चले थे प्लानिंग कमीशन, 3.5% IMF ने रखा। अब नए आदाद शुमार जो हैं वो ऑब्वियसली बहुत कंसर्निंग है कि शायद 2.3% की ग्रोथ होगी GDP की, और इसका मतलब यह है कि 1000 अरब का सिर्फ GDP ग्रोथ में ही हमें जो है वो नुकसान हो रहा है। दिस इज रियली कंसर्निंग बिकॉज आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ 2.4% की है। सो ऑब्वियसली द कंट्री इज इन डिफिकल्टी। जी बिल्कुल सही है। और एक और मसला अभी डॉक्टर फारूक साहब हमारे सामने है कि हमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, ग़िज़ाई अजनास को इंपोर्ट करना है, फूड सिक्योरिटी का मसला पाकिस्तान में पैदा हो रहा है फ्लड के बाद। ऐसे में आपको क्या लगता है, खदशा क्या है कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ने से डॉलर और फ्लाई करेगा? देखिए आज़ाद साहब, अगर जो बाकी दुनिया के क्या हालात हैं उनको हम पर्सपेक्टिव में रखें, देखिए अमेरिका के अंदर जो महंगाई की शरह है वो 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बरतानिया के अंदर कोई 41 साल का रिकॉर्ड टूटा है। दुनिया भर में जो 2 बड़े मसले हैं, एक तो यूक्रेन की जंग है और दूसरी महंगाई का इशू है। तो पाकिस्तान भी दुनिया का हिस्सा है, यहाँ पे भी महंगाई है। हमारी शरह बाकी अमेरिका और बरतानिया से भी ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और महंगाई सबसे बड़ा इशू है। पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल करने का तरीका सोच रहे हैं। पूरी दुनिया की GDP ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो रही है, साथ ही साथ हमारी भी हो रही है। हमारे यहाँ महंगाई का इशू है, हमारे यहाँ यकीनी का इशू है, शायद दुनिया के बहुत सारे और ममालिक में नहीं है। और फिर हमारे यहाँ ये सैलाब का जो मामला आ गया, जिसके मुख्तलिफ एस्टिमेट्स आ रहे हैं। मेरा तखमीना ये है कि $20 बिलियन से ज्यादा का कहीं डैमेज यहाँ पे हुआ है।
ये 2010 का जो सैलाब था उससे तकरीबन 2 गुना ज्यादा मेरा तखमीना है कि कहीं डैमेज हुआ होगा। तो एक तो पुटिंग थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव कि दुनिया के सामने महंगाई का बहुत बड़ा चैलेंज है, जीडीपी ग्रोथ का बहुत बड़ा चैलेंज है, और पाकिस्तान के सामने भी ये चैलेंजेस जो है वो सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है और सारे चैलेंजेस का जो है वो सामना करना हो। जी बिल्कुल सही है। राइट। ताहिर शाहिद चीमा साहब, मुझे ये बताइए सर कि इस वक्त जाहिर है जो सबसे बड़ा लोगों का मसला है महंगाई है, और महंगाई में से भी सबसे बड़ा मसला बिजली के बिलों का इसलिए है कि बाज़ लोगों की, बल्कि अक्सर लोगों की जो इनकम है उसका 50% एनर्जी बिल्स में जा रहा है। मेरा सवाल आपसे सर ये है कि क्या लोग कोई उम्मीद रखें ये एक आर्जी फिनोमेना है, कुछ महीने के लिए है, आइंदा दिनों में जाकर सूरत हाल बेहतर हो सकती है? क्योंकि इनकम उस लिहाज से बढ़ नहीं रही जिस लिहाज से अखराजात बढ़ रहे हैं, खासतौर पे एनर्जी बिल्स। तो ये क्या इसके लिए लॉन्गर टाइम तक के लिए चलना पड़ेगा, इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा लोगों को, या फिर ये 2-4 महीने में बेहतर हो सकता है? खान साहब, इस तरह है कि थोड़ा सा मैं माजी में भी जाऊंगा कि जब भी कोई रिफॉर्म किया गया है तो पता ये चला कि पहले से भी पोजीशन ख़राब हो गई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक वापडा था जिसके पास 9000 से ज़्यादा टेक्निकल रिसोर्स यानी कि इंजीनियर्स और साइंसदान थे, और इसके बाद अब पावर डिवीजन है जिसके पास एक भी नहीं है और वो चलाने की कोशिश कर रहा है। इसमें पूरे के पूरे सेटअप में एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट है कि इसकी मैनेजमेंट जिसे प्रोफेशनल कहते हैं वो है ही नहीं। जो कुछ इस वक्त है ये एमलगम है कि पाक रुपी और डॉलर की पैरिटी की ख़राबी कह लीजिए, इसके बाद इंटरनेशनल जो मार्केट की प्राइसेस फ्यूल की बढ़ी वो है, लेकिन इससे भी बड़ा इसमें यह है कि नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट है जिसे समझ ही नहीं कि ये हो क्या रहा है। इससे कहीं बेहतर जो है वो सिचुएशन हो सकती थी, और अब भी मैं ये समझता हूँ कि इसे अगर गौर किया जाए तो इसके बाद ये चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। जैसे डॉक्टर खाकान ने बात की, दरअसल इतना रॉट अब आ चुका हुआ है कि एनर्जी एमरजेंसी डिक्लेयर करना गलत ना होगा, और इसके बाद जिस तरीके से इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है, इस तरह पावर सेक्टर की एडवाइजरी काउंसिल या कमेटी बनाई जाए। 8-10 लोग जो हैं मुल्क में बहुत मौजूद हैं, वो इकट्ठे बैठें और इसमें एडवाइजरीज वो दें कि इस हफ्ते इस तरह करें, इस हफ्ते इस तरह करें, क्योंकि जो पावर डिवीजन है जो चलाती है उसके पास कुछ भी नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि खाली इट्स ऑल हॉट एयर एज दे से। अगर अभी भी ये मुशावरत कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसे एक तरफ आप रखिए। हो ये रहा है कि जैसे जैसे डिमांड गिरेगी, एयर कंडीशनिंग बंद होगी, पंखे आहिस्ता आहिस्ता बंद होंगे, तो उससे प्राइसेस कम होंगी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का भी मसला जो है वो स्मॉदर हो जाएगा और बेहतरी आएगी। लेकिन ये बेहतरी सिर्फ ये होगी कि क्योंकि मौसम बेहतर हो गया उसके साथ, और अगले साल जब मौसम फिर सख्त होगा तो इसके बाद फिर गड़बड़ होगी। मकसद ये हुआ कि ये साइकिल है और ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन फिर वापस आता हूँ इसी बात पे कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का फियास्को है ये मैन मेड है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी काबीना जो है वो मुल्ज़िमों की तरह कौम के सामने खड़ी थी जब वो कतर में थे, और वो माफ़ी मांग रहे थे कि ये गलती हो गई, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है इस तरीके से नहीं होना चाहिए थे, जबकि प्राइम मिनिस्टर का इसके साथ काम ही नहीं होना चाहिए। जो पावर डिवीजन या हुकूमत मिनिस्ट्रीज जो है उसका भी कोई काम नहीं होना चाहिए। ये कि जो पावर सेक्टर है इसे सही चलना चाहिए, जो भी इसका अपना एक सेटअप है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि सेटअप में मसाइल। राइट सर, बहुत शुक्रिया ताहिर बशारत चीमा साहब, डॉक्टर सलीम साहब, डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।